तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को देख पाते हैं जो कि कल्टीवेशन में बिजी था। और अब वह हमें जियांग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह अपने इनकारनेशन के साथ फाइट कर रहा था। जियांग कह रहा था कि यह बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैंने अभी तक इस पर अपना डोमिनेंट साबित नहीं किया, मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा तभी जाकर मैं इसे हरा सकता हूँ। इधर इनकारनेशन ने जियांग पर कई सारे स्लैश रिलीज किए जिसे जियांग अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए काउंटर कर रहा था। दरअसल जियांग यहाँ पर ड्रैगन बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर करना चाहता था, लेकिन अभी भी वो उस टेक्निक को मास्टर करने से काफ़ी दूर था और उतने में वहाँ मौजूद वाटरफ्लो ने तुरंत ही उसे जकड़ लिया। तब तक उसका इनकारनेशन उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है, लेकिन जियांग समय रहते उस वाटरफ्लो को डिस्ट्रॉय करते हुए इसके अटैक्स को काउंटर कर लिया। उस इनकारनेशन को भी ये समझ आ चुका था कि जियांग इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला, तो उस इनकारनेशन ने अपने मल्टीपल फॉर्म क्रिएट कर लिए। वो सारे फॉर्म वन बाय वन करते हुए जियांग पर अटैक करने लग गए। इधर जियांग भी अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था कि माइंड स्पेस में जो भी कुछ चल रहा था वह उसकी बॉडी पर काफ़ी खतरनाक असर होने लगा। उसकी बॉडी से हम बहुत ही भयानक एनर्जी को रिलीज हुआ देख पाते हैं। जियांग कह रहा था कि ब्लैक ड्रैगन ब्लड की थ्रस्ट को ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रही है। उस ब्लैक ड्रैगन का केवल ब्लड मुझे अंदर से कंज्यूम कर रहा है, मुझे कुछ भी करके ब्लड पर अपना काबू साबित करना होगा, वरना मैं भी इसके चंगुल से आज़ाद नहीं हो सकता। अगर मैं अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाया फिर मैं एंसेस्टर को कभी भी हरा नहीं सकता और उस एविल बंदे को मारना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आगे चलकर वह न जाने कितने सारे मासूमों की बलि चढ़ा देगा। इधर माइंड स्पेस में जियांग की फॉर्म ने इनकारनेशन को हरा दिया था और अब जैसे जियांग की डिवाइन एबिलिटी डीएक्टिवेट होगी वहाँ के वाटरफ्लो ने उसे जकड़ लिया। साथ ही साथ वो सारे इनकारनेशन दोबारा से उठकर खड़े हो गए। यहाँ पर जियांग काफ़ी स्ट्रगल करते हुए जैसे तैसे खुद को आज़ाद कर चुका, मगर तब तक उसी इनकारनेशन ने एंसेस्टर सी का फॉर्म ले लिया और सारे फॉर्म्स ने अपनी डिवाइन हैंड को आगे बढ़ाते हुए जियांग को पकड़ना शुरू कर दिया। सभी फॉर्म्स उससे कह रहे थे कि तुम मेरे हो, तुम कभी भी मुझे पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करना है इसका फैसला सिर्फ मैं करूँगा। और इस तरह से जियांग पूरी तरह से उन एविल हैंड्स के चंगुल में फंस चुका था। अब फाइनली उसने अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर खुद को आज़ाद कर लिया। साथ ही वो कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। दरअसल जियांग अपनी प्रोग्रेस को लेकर काफ़ी खुश है। उस मिस्टीरियस फेरी ने जियांग को जो भी टेक्निक सिखाई थी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गई। सिर्फ एक दिन की कल्टीवेशन से जियांग कोई ऐसा फील हो रहा था कि मानो कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसकी पावर इंक्रीज हो गई थी, लेकिन इस कल्टीवेशन की वजह से जियांग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया था। इसलिए वहीं पर लाई डाउन करते हुए कहने लगा कि मेरे पास अभी भी वक्त है, मैजिस्ट्रेट को जरूर से हरा दूंगा। अब ये सीन यही बदलकर एंसेस्टर शी को देख पाते हैं जिससे मिलने के लिए फेरी जू पहुंच गई थी। एंसेस्टर उससे कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम जियांग और लियोजिंग को पहले से ही जानती हो, फॉर द फर्स्ट टाइम तुम उन दोनों को बटरफ्लाई सेक्ट में लेकर आई थी। मुझे बताओ 3 महीनों के बाद इन चारों में से मुकाबला कौन जीतेगा? उसके लिए वो लोग एक्साइटेड होंगे या फिर पैनिक हो जाएंगे। वो एक लाइफ एंड डेथ बैटल है। ये सुनते साथ ही फेरी जू भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। वो कह रही थी कि एंसेस्टर मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रही हूँ, जिस पर उसे समझाने लगा कि 3 महीनों बाद यहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल होगा, जो भी लास्ट में स्टैंडिंग होगा वही इस मुकाबले का विनर होगा और साथ ही उसे ही सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। वही शख्स मेरा सारा ब्लड इनहेरिट करेगा। मैं उसे पावरफुल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे इस फैसले से खुश नहीं हो। तुम अचानक से मुझसे मिलने क्यों आई? तो फेरी जो तुरंत उसके सामने निंदा करते हुए बताने लगी कि हाल ही में आपके लिए फैमिली पर अटैक हुआ है और मुझे पता चला कि पूरी की पूरी क्लैन को वाइप आउट कर दिया गया। इसके पीछे ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का ही हाथ होगा। लिए फैमिली में एक भी बंदे सरवाइव नहीं कर पाया, उन सभी को काफ़ी ब्रूटली मारा गया। जिस पर वो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल मेरे क्लैन के साथ काफ़ी बुरा हुआ, लेकिन इसमें ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की कोई गलती नहीं थी। सबसे पहले हमने उन पर हमला किया था, तो अब कहीं ना कहीं अपना गुस्सा तो निकालना पड़ेगा उन्हें। इस दुनिया का यही तो कानून है, करेगा कोई और भरेगा कोई और तुम यूँ समझ लो कि ब्लैक ड्रैगन इनहेरिटेंस टेक्निक के लिए हमने भारी कीमत अदा की। वे सारी बातें सुनकर फेरी जो थोड़ी सी सरप्राइज हो गई। वो एंसेस्टर से कहते हैं कि आपके तो लिए फैमिली के वाइप आउट होने के बारे में सब कुछ पता था। वैसे आपका लियो क्लैन पूरी तरह से तबाह हो गया। अब आपके बस 2 डिसेंडेंट्स जिंदा बचे हैं, लियोजिंग और जियांग। यही दोनों आगे चलकर आपके लिए फैमिली के ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएंगे।
और ऊपर से आप चाहते हैं कि लाइफ एंड डेथ बैटल में पार्टिसिपेट करिए दोनों। अगर इस मुकाबले में दोनों मारे गए तो फैमिली के ब्लड लाइन यहीं पर फिनिश हो जाएगी। एंसेस्टर इस बात से काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। वो अपने डिमोनिक हैंड से सीधे उसे चोक करना शुरू कर देता है और फेरिस जो भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। एंसेस्टर कहता है कि तुम तो मेरे क्लैन को कर्ज कर रही हो, तुम चाहती हो कि मेरा क्लैन पूरी तरह से तबाह हो जाए। और फिर फेरिस जो को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद फाइनली एंसेस्टर ने उसे रिलीज़ किया। उससे कहता है कि एक बात कभी मत भूलना, लाइफ एंड डेथ की पावर मेरे हाथ में है। इस मुकाबले में कौन जीतेगा कौन मरेगा इसका फैसला मैं ही करूँगा। जो उन चारों को यहाँ पर बुला लाओ, मुझे भी उनके साथ कुछ बात करनी है। फेरिस जो इसके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए मायूस होकर वहाँ से चली गई। दरअसल एंसेस्टर से काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश था। इसने अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए न जाने कितने सारे लोगों को मार दिया था और इसी वजह से लिए फैमिली के वाइप आउट होने से भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अब थोड़ी देर में एंसेस्टर के तीनों डिसाइपल्स उससे मिलने पहुँच गए। वो लोग आते साथ ही एंसेस्टर के सामने ग्रेड करते हुए कहने लगे कि एंसेस्टर उनसे बताने लगे कि अभी भी एक बंदे का आना बाकी है, एक बार उसे आने दो, फिर मैं अपनी बात रखूँगा। और थोड़ी देर में जियांग वहाँ पर आ जाता है। वो देखते साथ ही लियोजिंग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। साथ ही दूसरे डिसाइबल भी कहने लगे कि पिछली बार तो जियांग ने ब्लैक ड्रैगन ब्लड को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था, तो फेरिस ने अचानक से अपने डिसीजन को कैसे बदल दिया। और अब जियांग के आते साथ ही एंसेस्टर इन चारों से कहने लगा कि तुम सभी की पावर को महसूस कर सकता हूँ मैं, शायद ब्लैक ड्रैगन ब्लड तुम पर काफ़ी जगह सूट कर रहा है। यहाँ पर लियोजिंग काफ़ी कंफ्यूज थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जियांग ने उसे ब्लैक ड्रैगन ब्लड के बारे में क्यों नहीं बताया। एंसेस्टर इन चारों से कहने लगा कि आज से ठीक 3 महीने बाद कोंगियन पीक के अंदर एक फाइट होगी और एक लाइफ एंड डेथ बैटल है जिसमें तुम चारों को पार्टिसिपेट करना होगा। अब ये सुनते साथ ही जियांग और लियोजिंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई। साथ ही जियांग को फेरिजू पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक सीक्रेट डील हुई थी और फेरिजू ने डील करते हुए वक्त लाइफ एंड डेथ का बैटल नहीं किया था। इसलिए जियांग कैसा फील हुआ कि फेरिजू ने उसे धोखा दिया। और उतने में एक बंदा कहने लगा कि मेरे ख्याल से ब्लैक ड्रैगन ब्लड की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है। साथ ही उसके साथ वो कहने लगा कि तुम्हारी आंखों से ही पता चलता है कि तुम ऑलरेडी कई सारे लोगों को मार चुके हो। जिस पर जियांग कह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे मासूम लोगों को मारना पसंद नहीं आता, लेकिन अगर सामने वाला ऐसा हो तो मैं उसे बिना पछतावे के ख़त्म कर दूंगा। एंसेस्टर ने देखा कि इन दोनों के बीच लड़ाई का माहौल बन चुका है, इसलिए वह कहने लगा कि चलो, मुझे तो बस एक मुकाबले के बारे में बताना था, अब तुम लोग जाकर अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। और अब वहाँ से बाहर आने के बाद लियोजिंग जियांग से कहने लगी कि पहले तो तुमने ड्रैगन ब्लड को कंज्यूम करने से मना किया था, तुम्हारी माइंड में तुम्हारा क्लियर गोल है कि तुम हमेशा उसी पर टिके रहते हो, फिर तुमने ब्लैक ड्रैगन ब्लड को कंज्यूम करने से मना क्यों किया था? तुम भी यह बात अच्छे से जानते हो, ब्लैक ड्रैगन ब्लड को हासिल करना यानी पावरफुल बनने का शॉर्टकट था, लेकिन पहले तुमने इसके लिए मना किया था और बाद में उसी ब्लड को कंज्यूम किया। जिस पर जियांग कहता है कि तुम यूँ समझ लो कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जिस पर लियोजिंग कह रही थी कि अब तुम भी लाइफ एंड डेथ बैटल में पार्टिसिपेट करोगे, यानी हम दोनों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुमने ब्लैक ड्रैगन ब्लड को कंज्यूम किया था फिर तुमने बात मुझसे क्यों छुपाई? अगर आज हमें इस मुकाबले के बारे में नहीं बता दे तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे पास भी ब्लैक ड्रैगन का ब्लड है। फिर कुछ महीनों के बाद तुम मेरे पास आकर मुझे बताते कि माफ़ करना लियोजिंग, लेकिन मुझे तुम्हें मानना पड़ता, मेरे पास और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं था। लियोजिंग पर काफ़ी भड़क गई क्योंकि जियांग उसके साथ कोई बात शेयर नहीं करता था, जबकि लियोजिंग उसे अपने दिल की हर एक बात बता रही थी। जियांग उसे समझाने लगा कि जी यहाँ पर बस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड स्टोरी है जिससे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर सिचुएशन वहाँ कहीं मेरे हाथ में होती तो हम दोनों कभी भी मुसीबत में ना फंसते। और उतने में ही उनका दोस्त गाओपिंग वहाँ पर पहुँच गया। दोनों भी गाओ के अचानक से एंट्री की वजह से थोड़ा सा परेशान हो गए। साथ ही गाओ भी काफ़ी मायूस था। जो जियांग उससे पूछता है कि मेरे भाई जल्दी से बताओ क्या हुआ, तो गाओ मायूस होकर लियोजिंग के हाथ में ब्रोकन आइटम रखता है। लियोजिंग तुरंत उसे पहचान लेती है कि यह तो उसके फादर की स्वॉर्ड थी और तुरंत शौक होकर पूछने लगी कि बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ, तुम्हारे पास मेरे फादर की स्वॉर्ड कैसे आ गई? गाओ भी उसे बताने लगा कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट ने अचानक से तुम्हारे क्लान पर हमला किया, उनके रास्ते में आने वाला हर एक बंदा उनके हाथों मारा गया। यह सब अचानक से हुआ था जिसके चलते फैमिली को संभलने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे फादर ने क्लैन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के सामने से और कमज़ोर पड़ गए और फाइनली ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के एक एल्डर ने लियो फैमिली को पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया। ये बातें सुनने के बाद जियांग और लियोजिंग को बहुत बड़ा सदमा लगा। उसने एक पल में ही अपना सब कुछ खो दिया था, उसके साथ उसकी क्लैन के लोग और न जाने कितने सारे मासूम लोग खून की। वहीं पर जियांग
जियांग भी यही सब जानकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। वह कहने लगा कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के वेंडिंग ने यह हमला किया होगा। इधर लियांग के दिल में बदले की आग दहक रही थी। वो गाओ से कहती है कि मैं अपने क्लैन का बदला जरूर लूंगी। वहीं पर जियांग उसे समझाने लगा कि शायद क्लैन में अभी भी कुछ लोग जो ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा घायल होंगे, हो सकता है हम उन्हें बचा लें। मगर लियांग उस पर काफ़ी भड़क गई। वो कह रही थी कि हमारे लियो फैमिली को मार दिया गया, लेकिन तुम्हें इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इससे साबित होता है कि तुम लियो फैमिली के मेंबर हो ही नहीं। तुमने शुरू से ही बताया था कि तुम लियो फैमिली के मेंबर हो, लेकिन हमारे लियो फैमिली पर तुम्हें कोई भी नहीं जानता, तो तुम हम सबके लिए स्ट्रेंजर थे। लेकिन फिर भी हमने तुम पर भरोसा किया। खैर, समय के साथ तुम्हारा नाता भी हमसे टूट जाएगा। अब मुझे समझ आ चुका है कि हम दोनों को तो शुरू से अजनबी थे। गलती मेरी है जो मैंने तुमसे उम्मीद रखी, लेकिन आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 3 महीनों बाद जो लाइफ एंड डेथ बैटल होगी, मैं उससे किसी भी कीमत पर जीत कर रहूंगी। लियो क्लैन को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा, तो इस मुकाबले में सभी को हराने वाली हूँ, और तुम भी आए तो तुम भी मारे जाओगे। और इतना कहते साथ ही लियांग गुस्से में वहां से चली गई। यहाँ पर गाओ भी जियांग पर गुस्सा होते हुए कहने लगी, बताओ तुमने क्या किया जो लियांग तुम पर इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। जल्दी से लियांग को मना लो। वो बंदी ने हर बार तुम्हारी फिक्र की, उसके लिए तो तुम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। कह रहा मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से जल्दी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लो। मैं अपने दोस्तों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। साथ ही गाओपिंग ने तो वादा किया कि वो अपने पेरेंट्स के लियो फैमिली में ज़रूर भेजेगा कि अगर वहाँ पर कोई सर्वाइवर रहा तो उन्हें बचाया जा सके। जिसके बाद गाओपिंग वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही वह लियांग को लेकर काफ़ी मायूस था। वो चाहकर भी लियांग को सारी सच्चाई नहीं बता सकता था। तब तक लियांग को यही लगेगा कि जियांग ने उसे धोखा दिया। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि फेरी जो दोबारा से जियांग से मिलने पहुंच गई। इस बार जियांग उस पर इतना ज़्यादा भड़का हुआ था कि फेरी को ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाता। उसने तो फेरी जो को वहाँ के साथ ही उससे सवाल पूछना शुरू किए कि मुझे लाइफ एंड डेथ मुकाबले के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर फेरी जो कहने लगे कि तुम यह सवाल क्यों पूछ रहे हो। अब ये मत बोलो कि तुम्हें मुझसे डर लगता है। वैसे भी तुम्हें मुकाबला जीतने वाले हो, तो दूसरों की मौत से तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ना चाहिए। जिस पर जियांग कहता है कि आप पहले से जानती थी कि मैं लियांग के साथ कभी भी लाइफ एंड डेथ मुकाबला नहीं करूंगा, और इसी वजह से शायद आपने यह बात मुझसे छुपा कर रखी। जिस पर फेरी जो कह रही थी कि शायद तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे भी आज ही लाइफ एंड डेथ बैटल के बारे में पता चला। एंसेस्टर सी ने जानबूझकर यह बात मुझसे छुपा कर रखी थी। साथ ही तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं एंसेस्टर सी को मारना चाहती हूँ, और इस काम में तुम मेरी हेल्प करने वाले हो, तो मैं तुम्हारी जान को खतरे में कैसे डाल सकती हूँ, इसी के बारे में बात करने यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुकाबले में जीतते हो तो इस बात का ख्याल रखो कि लियांग मारी न जाए। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि लियांग सेफ रहेगी। जिस पर जियांग कहता है कि शायद अब मैं आप पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। फिर उस पर भड़क गई और बताने लगे कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लियांग मुकाबला जीतती भी है तो उसकी शोल पर कब्जा कर लेगा एंसेस्टर सी। मुकाबला हार भी गई तो उसके ओपोनेंट के हाथों मारी जाएगी। हर सिचुएशन में उसकी मौत तो कन्फर्म है, और इसी वजह से अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है। तुम मुझ पर भरोसा कर और हम दोनों मिलकर एंसेस्टर सी को मार देंगे। लियांग को बचाना है तो तुम्हें जीतना होगा, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कल्टिवेशन पर फोकस करो, वरना और 2 डिसाइबल जीत जाएंगे तो सी तुम्हें मार देगा। और अब यह सीन शिफ्ट होकर हम लियांग को देख पाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। उसे लग रहा था कि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं। उसने अपने क्लैन को तो खो दिया था, साथ ही जियांग पर से ट्रस्ट भी ब्रेक हो चुका था। उसे अपने फादर की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। अगर उसे उनका बदला लेना तो जिंदा रहना जरूरी था। साथ ही यहाँ पर हमें लियांग के फादर के साथ बिताए पल भी दिखाए जाते हैं। उन्हें लियांग पर हमेशा प्राउड था। वो जानते थे कि लियांग और जियांग का नाम आगे बढ़ाएंगे। जियांग ने भी घर छोड़कर जाने से पहले उनसे वादा किया था कि वो पावरफुल बनते साथ ही वापस लौटेगा। अपने फादर के खातिर उसे कुछ भी करके पावरफुल बनना ही था, इसलिए वो अपने फादर को अपने सामने रखते हुए कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। मगर उसके दिल में इतना सब कुछ चल रहा था कि वो शुरुआत में फोकस ही नहीं कर पा रही थी। अपनों को खोने के बाद तो कोई भी बंदा पूरी तरह से मायूस हो जाएगा, लेकिन लियांग काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाली थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुद को मातम मनाने का मौका नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके पास बस 3 महीनों का वक्त था। उसे कुछ भी करके लाइफ एंड डेथ बैटल में सर्वाइव करना था। उसे तो इस बात की कोई खबर नहीं थी कि जियांग भी उसे बचाना चाहता है। फॉर द फर्स्ट टाइम न जाने कितने दिनों बाद कल्टिवेट किया, इस बार उसे कोई भी थॉट डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। वही दूसरी तरफ जियांग कल्टिवेशन में बिजी था। उसे अपने अंदर ब्लैक ड्रैगन की ब्लड खास महसूस हो रही थी। जियांग को उस ब्लड पर अपना डोमिनेंट साबित करना था। उसे रिफाइंड करना होगा और अपनी
गलती से बीच में फेल हुआ तो वो उस पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाया, उसको कंट्रोल कर लेगा वो ब्लड। और अब हमें जियांग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके आसपास काफ़ी अजीब सी एनर्जी फ्लोट कर होने लगी थी। साथ ही साथ एनेस्टेसिया सी उसका नाम पुकार रहा था कि अगर मैं खुद कोई कंट्रोल नहीं कर पाया भला उस ब्लड को पर अपना डोमिनेंस साबित कैसे करूँगा। आज तक न जाने कितनी सारी किलर्स मेरे हाथों मौत के घाट उतर गए, इस एंसेस्टर के सामने मैं हार नहीं मानूंगा। और उतने में जियांग अपनी माइंड स्पेस से बाहर आ गया। उसने अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से लड़के उसे स्प्रेस कर दिया और इतने में लियो जिंग उससे मिलने पहुंच गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।